हेलो एंड वेलकम टू DSCJ होम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। पार्ट 1 वीडियो में हमने इस चैप्टर का सिर्फ ओवरव्यू देखा था। हमने देखा कि एलाइज कौन थे और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तब एलाइज की ही जीत हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हिटलर ने सुसाइड भी किया था। तो स्टूडेंट्स, ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू था, बट आज हम इस वीडियो पार्ट 2 में थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी में क्या क्या हुआ था। तो चलिए देखते हैं। बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। स्टूडेंट्स, वेमर जो है वो जर्मनी में एक जगह का नाम है। तो ये बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक क्या था? जर्मनी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918 अगेंस्ट एलाइज, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। ये तो आपको पता ही है कि जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी थी और वह फर्स्ट वर्ल्ड वार किनके खिलाफ थी? एलाइज के खिलाफ थी। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 को शुरू हुई थी और 1918 में ख़त्म हुई थी। जर्मनी मेड इनिशियल गेन बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। इस वार में, इस युद्ध में जर्मनी ने पहले फ्रांस और बेल्जियम पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन जैसे ही यूएसए ने अलाइड पावर्स को ज्वाइन किया 1917 में, तो एलाइज और पावरफुल हो गए और फिर उन्होंने 1918 में जर्मनी को और जो सेंट्रल पावर्स में जितनी भी कंट्रीज़ थी उन सबको हरा दिया। द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी एंड द एब्डिक्शन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। स्टूडेंट्स, इम्पीरियल जर्मनी क्या होता है? जर्मनी में उस टाइम एब्सोल्यूट गवर्नमेंट थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले वहाँ पर एब्सोल्यूट गवर्नमेंट थी, यानी उस टाइम वहाँ कोई मोनार्क था, राजा था, और उसका नाम था केसर विलियम सेकेंड। तो हुआ क्या था, जैसे ही जर्मनी हारी तो जो केसर विलियम सेकेंड थे उनको अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी, अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ की पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थी उनको मौका मिला जर्मन पॉलिटी द्वारा बनाने का। देन अ नेशनल असेंबली मेटेड वेमर। तो वहाँ पर वेमर जो जगह है जर्मनी में, वहाँ पर फिर नेशनल असेंबली की मीटिंग हुई और नेशनल असेंबली एस्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर। और क्या हुआ, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक नया संविधान बनाया जो कि फेडरल स्ट्रक्चर पर आधारित था। स्टूडेंट, फेडरल का मतलब होता है कि देश में टू टाइप्स की गवर्नमेंट होगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और जो पावर्स हैं वो इन दोनों गवर्नमेंट में डिवाइड की जाएगी। फेडरल मीन्स पावर्स आर डिवाइडेड इन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। डेप्यूटीज वर इलेक्टेड बाय वोटर्स इंक्लूडिंग ऑल एडल्ट्स एंड वीमेन। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये नेशनल असेंबली की मीटिंग हुई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फेडरल स्ट्रक्चर का, तो फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब इलेक्शंस होने चाहिए ताकि डेप्यूटीज़ इलेक्ट किए जा सके। फिर उसके बाद इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में सभी अडल्ट्स और औरतें शामिल थी, उन सब ने वोट दिए और उन्होंने फिर अपनी मर्ज़ी से डेप्यूटीज़ इलेक्ट किए। जर्मन पार्लियामेंट इज़ आल्सो नोन एज रिचस्टैग। तो स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिए कि जर्मन पार्लियामेंट को रिचस्टैग भी कहा जाता है। तो अब वेमर रिपब्लिक जो था, वहाँ पे वेमर रिपब्लिक एक्चुअली क्या है, ये जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने अपने आप को वेमर रिपब्लिक नाम दे दिया था और उन्होंने जर्मन को एक किस्म से रिपब्लिक मान लिया था कि अब हमारा जर्मनी आज़ाद है और अब हमने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है और अपने आप को नाम दिया था वेमर रिपब्लिक। तो वेमर रिपब्लिक ने अपनी तरफ से अच्छा काम किया, जल्दी से इलेक्शंस करवाए, डेप्यूटीज़ इलेक्ट कर लिए, लेकिन तब भी जो जर्मन के लोग थे, जर्मन के पीपल थे, वो खुश नहीं थे, वो उस वेमर रिपब्लिक से खुश नहीं थे। पीपल ऑफ जर्मनी वर नॉट हैप्पी विद वेमर रिपब्लिक। वाई? क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार द पीस ऑफ ट्रीटी वॉज साइंड बाई वेमर रिपब्लिक विद एलाइज एट वर्सलिस। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, वेमर रिपब्लिक ने एलाइज के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी। ट्रीटी क्या थी? ट्रीटी का मतलब होता है एक एग्रीमेंट, समझौता। तो उस ट्रीटी का नाम था पीस ऑफ ट्रीटी और ये साइन कहाँ की थी? वर्सलेस में। वर्सलेस जो कि फ्रांस की एक जगह का नाम है, जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा। तो उस वर्सलेस में इन्होंने इस ट्रीटी पर साइन किया
जिसका नाम था पीस ऑफ ट्रीटी। इन दिस ट्रीटी जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, a tenth of its population, 13% of its territories, 75% of its iron, and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania. तो अब इस ट्रीटी के तहत हुआ क्या, जर्मनी ने अपनी बहुत सारी कॉलोनीज़ खो दी। कम से कम 1/10 जो पॉपुलेशन थी वो एलाइज के हिस्से में चली गई, 13% टेरिटरीज़ भी एलाइज के हिस्से में चली गई, 75% ऑफ आयरन, 26% ऑफ कोल। ये जो चीज़ें थी ये मतलब जिस ज़मीन पर ये कोल वगैरह था, आयरन था, वो सारी ज़मीनें फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और ल्यूथेनिया के हिस्से में चली गई, जिससे कि जर्मनी का बहुत ही नुकसान हुआ। जो भी रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज वाली जो प्लेसेस थी, ज़मीनें थी, वो सारी ज़मीनें इन अलाइज के हिस्से में चली गई। And according to the War Guild Clause or Article 231, Germany was responsible for beginning First World War, and Germany was forced to pay compensation amounting to 8 billion euros. तो हुआ क्या था, एलाइज ने फिर जर्मनी को वॉर गिल्ट क्लास भी घोषित कर दिया था, इसे आर्टिकल 231 भी कहते हैं। तो वार गिल्ट क्लास में एक्चुअल होता है क्या है, वार गिल्ट क्लास का मतलब ये है कि जर्मनी को दोषी ठहराया गया कि जर्मनी की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी, और जर्मनी को फोर्स किया गया कि वह अब इस जो नुकसान हुआ है यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ का नुकसान हुआ है, जो रिसोर्सेज का नुकसान हुआ है, अब उसकी भरपाई जर्मनी को ही करनी पड़ेगी। और सबसे पहले उनको बोला गया कि 8 बिलियन यूरो का जुर्माना भरना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, यूरो जो है EURO, यूरो मतलब जर्मनी की करेंसी को कहते हैं, ठीक है। जर्मनीज मिलिट्री पावर वाज रिड्यूस्ड एंड इट वाज नॉट अलाउड एनी ट्रूप्स इन द रीनलैंड। फिर जर्मनी की मिलिट्री पावर जो थी वह कम कर दी गई, और रीनलैंड एक जगह है जर्मनी में, और ये भी कहा गया जर्मनी वालों को कि जर्मनी वाले अपने ट्रूप्स को, अपने सिपाहियों को रीनलैंड में नहीं भेजेंगे। एक्चुअल में रीनलैंड जो है वहाँ पर कोल, आयरन और स्टील की प्रोडक्शन हुआ करती थी, तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी जर्मनी के लिए, यहाँ पर ही ज़्यादा रिसोर्सेज थे। लेकिन ट्रीटी साइन करने के बाद एलाइज ने इस जगह को अपने अंडर ले लिया, और जर्मनी के जो लोग थे उनको बोल दिया कि यहाँ पर कोई भी अपने ट्रूप्स वगैरह नहीं भेजेगा, ये हिस्सा अब हमारे अंडर है। तो ये सारा नुकसान हुआ था जब वेमर रिपब्लिक ने ट्रीटी साइन करी थी, और जिसकी वजह से ये लोग, जर्मनी के जो बाकी लोग थे, वह इस चीज़ से खुश नहीं थे। तो ये देखिए, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले का यूरोप है। इसमें जो मैंने सर्कल किया है रेड कलर से, उसके अंदर जर्मनी का हिस्सा दिख रहा है। तो जर्मनी कुछ इस तरीके से था वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले, और उसके बाद वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद की जर्मनी इस तरीके की दिखती थी। यानी उस पर अब बहुत सारा जो हिस्सा था जर्मनी का, कॉलोनीज जो थी, वो अब एलाइज के हिस्से में आ चुकी थी। चलिए अब देखते हैं द इफ़ेक्ट्स ऑफ वार। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके इफ़ेक्ट्स क्या थे, क्या देखने को मिले। तो स्टूडेंट, जब भी कोई वार होती है तो उसके इफ़ेक्ट्स सिर्फ उन देशों पर नहीं पड़ते जो युद्ध लड़ रहे होते हैं या जो वजहें होती हैं, बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट पे पढ़ते हैं, पूरे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड पर भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ था। वार इफेक्टेड द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। जो युद्ध हुआ था उसका असर पूरे कॉन्टिनेंट पर देखने को मिला, और साइकोलॉजिकली भी देखने को मिला और फाइनेंशियली भी देखने को मिला। यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेप्टर्स। यूरोप अब एक डेप्टर बन चुका था, यानी अब कर्जे में डूब चुका था। Unfortunately, the Weimar Republic was being made to pay for the sins of old empire. अब जो युद्ध हुआ था ज़रूरी नहीं है कि वह जर्मनी की वजह से ही हुआ था। अगर हुआ भी होगा तो वह ओल्ड एम्पायर की वजह से हुआ था। जो पहले वहाँ पर मुनार्क थे, जैसे केसर विलियम सेकंड, हो सकता है उनकी वजह से ही युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन जो जुर्माना भरना पड़ा, वो जुर्माना तो अब वेमर रिपब्लिक को ही भरना पड़ रहा था। सपोर्टर्स ऑफ वेमर रिपब्लिक आर सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स। वेमर रिपब्लिक को सिर्फ कुछ ही लोग थे जो सपोर्ट करते थे, और वो कौन थे? सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे।
दे फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। ये जो सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स थे, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ये लोग जब भी घर से बाहर निकलते तो लोग इन पर हमला कर देते थे, क्योंकि ये वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। और लोग इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स भी कहते थे। नवंबर क्रिमिनल्स इसीलिए कहते थे क्योंकि जो ट्रीटी साइन हुई थी वो भी नवंबर में ही हुई थी। सोल्जर्स कैम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस बट दे लिव्ड माइजरेबल लाइव्स, दे लिव्ड इन ट्रेंचेस। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके तहत ये बोला गया था कि सोल्जर्स जो हैं उनको बहुत अहमियत दी जाएगी, उनकी बहुत रेस्पेक्ट की जाएगी, सिविलियन से ज़्यादा उन्हीं को ही अहमियत दी जाएगी। लेकिन सच्चाई देखी जाए तो सोल्जर्स के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की जाती थी। सोल्जर्स को पूरी ज़िंदगी ट्रेंचेस में ही गुजारनी पड़ती थी। ट्रेंच क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रेंच मीन्स गड्ढा, यानी थोड़ा सा गड्ढा खोदा जाता था जिसमें वो सोल्जर्स अपनी ड्यूटी देते थे। जब भी दुश्मनों पर वार करना होता था या छुप छुप के जो भी लड़ाई करनी होती थी तो वो उन ट्रेंचेस में से ही किया करते थे। तो ये ट्रेंचेस ज़मीन से थोड़ा नीचे ही होता है, गड्ढा तो आपको पता ही है। तो इस ट्रेंचेस में कीड़े मकोड़े, चूहे, सब कुछ होता था। जब कोई मरता था तो उसकी डेड बॉडी भी उसमें ही अगर कभी कभी आ जाती थी। तो इससे क्या होता था, ये जो सोल्जर्स थे इनको बहुत परेशानी होती थी और इनको तो खाने पीने के लिए भी ज़्यादा सामान नहीं मिलता था। तो ये बहुत ही जो इनकी ज़िंदगी थी बहुत ही माइजरेबल थी, यानी बहुत ही नाखुश थी अपनी लाइफ से। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर। अब वहाँ जर्मनी के मैक्सिमम लोग बहुत ही गुस्से में थे। उनको उस वेमर रिपब्लिक पे बहुत गुस्सा था कि उनकी वजह से ही हमारे देश को नुकसान हुआ है। तो अब एग्रेसिव गुस्से में लोग जो थे अब वह इतने भड़क चुके थे कि अब जो भी इंसान ये बोलता कि मैं मतलब अपने देश के लिए लड़ूंगा, यानी अगर वह बदले की भावना रखता था तो उसको बहुत ही इज्जत दी जाती थी। डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया, और उस टाइम डेमोक्रेसी भी एक फ्रेजाइल आइडिया बन चुका था, यानी इतने नाजुक हालात हो चुके थे वहाँ पर, लोग इतने गुस्से में थे कि वहाँ पर अगर कोई भी डिक्टेटरशिप करना चाहता तो बड़ी आसानी से कर सकता था। कोई भी अगर ये बोल देता कि मैं बदला लूँगा, मैं इस देश के लिए लड़ूंगा, तो उसको बहुत ही अहमियत दी जाती थी, उसको वह लोग मसीहा मानते थे। तो आगे देखेंगे इसके बाद आगे क्या क्या हुआ, तो अगले वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।